नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे बीएचयू बीएड लैंग्वेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसका कोड स्क्रीन पर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं PGQP 74 है। आप लोगों को बता दें कि यह जो पेपर हुआ था, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, टेस्ट डेट दिया हुआ है 10 सितंबर 2022 को यह पेपर हुआ था। पेपर में एप्लीकेशन नंबर दिया होता है, कैंडिडेट नेम और रोल नंबर, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर दिया होता है। तो आप लोगों को बता दें कि जो बीएचयू बीएड लैंग्वेज, यानी आप लोग ध्यान रखेंगे आज की इस क्लास में हम लोग लैंग्वेज के पेपर को हल करेंगे। जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। दो पार्ट में डिवाइड रहता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड से होता है, जो सामान्य ज्ञान से होता है। पार्ट बी जो होता है उसमें 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पार्ट बी को लैंग्वेज में, जो बीएचयू बीएड के लैंग्वेज है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें तीनों लैंग्वेज आते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जिसे 25-25 क्वेश्चन आप लोगों को विभाजित किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे, 25-25 प्रश्नों का डिवाइड किया गया है, जिससे यह टोटल 75 यानी 75 प्रश्न बनते हैं। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को बता दें, जो हम हल करेंगे वह हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। जो 25 प्रश्न होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्नों से आपको आभास होगा कि बीएचयू बीएड के लैंग्वेज में किस प्रकार से हिंदी के पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। आप लोग एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि जो भी स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 9450341308 पर कॉल करके, मैसेज करके, क्लासेस को अच्छी तरीके से देखकर वह हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग 25 क्वेश्चन जो आप दिया गया है हिंदी के, उसे हल करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी जो ऊपर दिए गए हैं सीरियल से 1 से लेकर 25 तक के प्रश्न, वो आपका सामान्य जानकारी से होगा, जिसमें आपके हिंदी से भी होंगे, सामान्य ज्ञान होंगे, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ से प्रश्न होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो 75 क्वेश्चन पार्ट पार्ट बी है आपका, वहाँ से हम लोग करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 26 दिया हुआ है, जिसका ये आप ध्यान रखेंगे, यह आपका जो है क्वेश्चन कोड दिया हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न क्या दिया है कि अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग विकल्प देखेंगे, ए गौड़िया, बी पुष्टि मार्ग, सी हरिदासी संप्रदाय और डी दिया है वल्लभाचार्य संप्रदाय। नीचे आपको विकल्प इस प्रकार दिया है, केवल ए, केवल बी, केवल जो है सी और डी, या ए और बी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो 26 है उसका जो सही उत्तर है यानी बी है, यहाँ ध्यान रखेंगे बी यानी पुष्टि मार्ग। अष्टछाप के जो कवि हैं वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंध रखते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे कि अष्टछाप में कौन कौन से वो 8 कवि हैं, यानी 8 कवियों को मिलाकर ही अष्टछाप कवि बोले गए हैं, जिसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, याद करेंगे, 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वह 4 शिष्य हैं, अष्टछाप में आते हैं। पहला शिष्य है सूरदास, ये आप लोग याद भी रखेंगे, नोट भी कर लेंगे। दूसरा आते हैं कुंभन दास, कुंभन दास। तीसरा आपका कौन आते हैं, तीसरा आते हैं परमानंद दास, परमानंद दास। और चौथा जो आपके आते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कृष्णदास, कृष्ण दास। इस क्रम को भी याद रखेंगे, कौन किसके शिष्य, इसे भी याद रखेंगे। आपके ये हुए वल्लभाचार्य के शिष्य। अब अगला हम लोग देखेंगे कि विट्ठल नाथ के 4 शिष्य, तभी मिलाकर कुल जो है 8 जो कवि हैं अष्टछाप के कवि कहलाएंगे। विट्ठल नाथ के शिष्य कौन कौन हैं, लिख लेते हैं। विट्ठल नाथ जो शिष्य हैं 4, पहला जो शिष्य हैं वह है गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। दूसरा शिष्य जो है उसे हम लोग देख लेते हैं नंददास, नंद दास। तीसरा जो है
चित्त स्वामी, चित्त स्वामी। चौथा जो शिष्य हैं वह चतुर्भुज दास, कौन है? चतुर्भुज, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, अष्टछाप के कवि जो किस संप्रदाय से ये जो है संबंध रखते हैं, तो पुष्टि मार्ग से रखते हैं। अष्टछाप के कवि कौन-कौन से हैं? वो प्रमुख 8 कवि। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कवि हैं। पहला सूरदास, दूसरा कुंभन दास, तीसरा परमानंद, चौथा कृष्णदास, और यहाँ गोविंद स्वामी पाँचवां, छठवां नंददास, और सातवां चित्त स्वामी, और आठवां चतुर्भुज दास। हम आप लोगों को बताएं कि विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं, ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, ठीक है? तो इसी ध्यान रखेंगे। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे, एक प्रश्न से कितने उत्तर हम जान सकते हैं, कैसे प्रश्न आएगा तो उसे हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा क्या है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन-सा है? तो आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं, पहले से भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या तो हिंदी पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रहती है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन-सा है। तो प्रश्न नंबर सीरियल नंबर 27 देख रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, यानी आरोपीय भाषा परिवार जो है, यह सही उत्तर होगा। फिर अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीरियल नंबर 28 दिया हुआ, 28 दिया हुआ है। इसमें कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है, ठीक है, रीजन है। इसको देखेंगे। अभिकथन क्या दिया हुआ है कि जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है, उसे अक्षर कहते हैं। ये क्या है? ये सही है, यानी हाँ, सत्य है। अब फिर हम अगला देखेंगे। कारण क्या दिया है कि हिंदी के सभी स्वर अक्षर होते हैं और व्यंजनों में अस्वर होने के कारण वे भी अक्षर होते हैं। यानी सीरियल नंबर 28 यानी 28 का जो सही उत्तर होगा, कौन सा होगा? ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। कैसे होगा? जैसा कि रीजन दिया हुआ है, कारण दिया है कि सभी स्वर क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, लेकिन व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से, जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को स्वर व्यंजन पढ़ाते समय, कि जो स्वर होते हैं, स्वर यह स्वतंत्र होते हैं, यानी यह स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता लेकर नहीं बोले जाते हैं, यानी यह स्वतंत्र यानी स्वयं इसका उच्चारण होता है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से किया जाता है। किसकी? स्वर की सहायता की। बिना स्वर की सहायता से हम जो है व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को बता दें, क व्यंजन में यदि हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब इसको उच्चारण करेंगे तो उसमें अ लगा होगा, तो क्या हो जाएगा पूरा मिलके? क, यानी उच्चारण करेंगे क, यानी क के बाद अ का उच्चारण आ रहा है। तो यह क्या होगा? रीजन जो है ए और आर दोनों सत्य होगा। इस प्रकार आप लोग आपके एग्जाम में अभिकथन और कारण से प्रश्न आते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, उस अभिकथन और कारण को, फिर उसका जवाब देंगे, तभी वह जाकर सही होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से बीएचयू बीएड लैंग्वेज के 2022 में प्रश्न पूछे गए थे। यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, हम आप लोगों को बार बार बताते चल रहे हैं। अभिकथन और कारण दिया है, जैसा कि इस प्रश्न में देख सकते हैं, सीरियल नंबर 29 दिया हुआ है। तो इसका हम लोग देखेंगे। अभिकथन क्या कह रहा है कि वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है, यानी वर्ण क्या है? यह भाषा की लघुत्तम इकाई है। सही है, यानी सत्य है कि वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे लघुत्तम, यानी आप लोग ध्यान रखें, लघुत्तम इकाई है। कारण क्या कह रहा है कि वर्ण भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है। तो यानी इसका दिया है, क्या दिया है? विकल्प दिया है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पहला होगा, ए, यानी वर्ड जो होता है वह उच्चारित यानी बोल सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं, और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक होता है। तो यह सत्य होगा। कौन सा? प्रश्न नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, सीरियल नंबर 30 दिया हुआ है, जिसमें पूछा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद से उद्धृत है? विकल्प क्या दिया है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 343,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राजभाषा को जो संविधान के अनुच्छेद में कब जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था, यानी हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर, इसे ध्यान रखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा, हिंदी भाषा को राजभाषा भारतीय संविधान। तो यह डेट आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। लेकिन इसमें क्या दिया है कि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हिंदी राजभाषा के विकास प्रचार प्रसार की बात कही गई है, जिसमें संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। 44 में कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति होगी। 44 में कहा गया है। 45 में कहा गया है कि प्रादेशिक भाषाएं होगी, यानी राज्य की अपनी खुद एक राज्य भाषा होगी, यह 45 में कहा गया है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सीरियल नंबर 31 है, जिसमें दिया है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भाषा की सही परिभाषा नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें वाक्य दिया गया है, वह उसमें हम लोगों को देखना है कि भाषा की सही परिभाषा नहीं है। यानी पहला दिया है भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है, यानी यह सही है, भाषा की भाषा है। बी दिया है वह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है, यह भी भाषा की परिभाषा है। सी दिया है उसके शब्दों के अर्थ रूढ़ नहीं होते, यानी यह जो है गलत है, यह भाषा की परिभाषा नहीं है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। कैसे? क्योंकि इसमें पूछा है कि भाषा की सही परिभाषा नहीं है, यानी सी नहीं है, उसके शब्दों का अर्थ रूढ़ नहीं होता है, शब्दों का एक सार्थक अर्थ होता है भाषा के। तो आपका ए, बी और सी जो है यह भाषा की परिभाषा होगा, लेकिन सी जो है वह भाषा की परिभाषा नहीं होगा। ए, बी और डी होगा भाषा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन पर दिया हुआ है, सीरियल नंबर 32 दिया हुआ है। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि पार्ट बी, जिसमें 75 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हिंदी के 25 प्रश्नों को हम लोग आज के इस क्लास में हल करेंगे। आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ जो आंसर गिवन बाय कैंडिडेट दिया है, जो भी स्टूडेंट अपने आंसर को देते हैं उनका यहाँ पर वह आंसर दिया होता है, लेकिन जो सही आंसर है, सही विकल्प है, उसे हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, क्या दिया है? यह भी अभिकथन से और कारण से है, जिसमें दिया हुआ है सातों जो है कि क्या है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह क्या होगा? यह जो है क्या, आप लोग ध्यान रखेंगे कि हाँ सही है, नहीं हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के अतिरिक्त कैथी, महाजनी लिपियों में भी हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो इसका प्रश्न नंबर जो है सीरियल नंबर 32 यानी 32 का सही उत्तर हम लोग देखेंगे क्या होगा? ए होगा, यानी ए और आर दोनों सत्य है। ए आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं अभिकथन से और निष्कर्ष से दिया हुआ है, कारण से क्या दिया है। अभिकथन ए में दिया है प्रेमचंद ने गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला के अतिरिक्त अन्य उपन्यास भी लिखे हैं। हाँ लिखे हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, लिखे हैं। और अगला क्या दिया है, कारण क्या दिया है? महिला आचार प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो यह गलत है। यानी महिला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु, इसे आप ध्यान, ठीक है, किसकी है? रेणु की है महिला आंचल, यानी प्रेमचंद की नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, यानी ए सत्य है और आर असत्य है। यानी जो प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद जी गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला के अतिरिक्त और उपन्यास लिखे हैं, नोट कर लेंगे आप लोग। कर्मभूमि भी उपन्यास लिखे हैं। यह उपन्यास की बात कर रहे हैं हम लोग, जो है उसके अलावा और सारी कहानियां, बहुत कहानियां लिखी हैं। प्रतिज्ञा भी लिखे हैं, कौन? मुंशी प्रेमचंद, इनका उपन्यास है। आप लोग और देख लेंगे, मंगलसूत्र लिखे हैं। मंगलसूत्र
यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा भी जाता है एग्जाम में, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन है, तो मंगलसूत्र है। इसके बाद उनका उपन्यास है प्रेमाश्रम है। प्रेमाश्रम आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। फिर अगला इनका जो है कायाकल्प भी है। किसका है? कायाकल्प। कायाकल्प जो है यह मुंशी प्रेमचंद की है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा, यानी मैलाचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। इसमें सूची यहाँ दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 दिया है। क्या दिया है? गंगा, ये दिया है गंगा, मनुष्य, मिठास और सभा। यह आप सभी लोगों का संज्ञा से प्रश्न है, इसे मिलान करना है। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे, 9 का हम लोग देख लेंगे, डी होगा। यानी कैसे होगा? गंगा क्या है? गंगा एक नाम है, यानी व्यक्ति को संबोधित करता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जाति है, यानी जाति को जो है बोध करा रहा है, जाति की ओर निर्देश कर रहा है, तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। मिठास क्या है? मिठास यानी मिठास भाववाचक है, यानी मिठास जो है वह भाव का बोध कराता है। सभा क्या है? यहाँ दूसरा जातिवाचक दिया है, लेकिन यहाँ समूहवाचक होगा। क्या होगा? समूहवाचक। यहाँ कभी कभी प्रश्न में गलत होता है, तो उसे ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यह डी होगा। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे कि गंगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्ति यानी व्यक्ति विशेष का नाम है, मनुष्य जाति का नाम है, मिठास भाववाचक, सभा समूहवाचक हो। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे। यहाँ भी सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन सा है, तो इसे हम लोग हल करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? मैं और तू और आप, यह पहचान है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, आप का जब प्रयोग होता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम में आप सदैव, आप लोग ध्यान रखेंगे, सम्मान के लिए जब आप शब्द का प्रयोग होता है तो वह निजवाचक सर्वनाम में होता है। निश्चयवाचक में क्या होता है? यह जो सो, यानी यह जो सो। और प्रश्नवाचक, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रश्न किया जाता है, कौन, क्या, कहाँ। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। इसे आप लोग ध्यान, ठीक है, इस प्रकार आप लोग समझेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया? रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं। यह कथन क्या है? यह कथन है, यह कथन यानी सही है। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द स्वयं जो है जब उसका 2 भागों में विभाजित करेंगे, जैसे जल, जल क्या है? यह रूढ़ शब्द है। जब उसे 2 भागों में विभाजित करते हैं, ज और ल, तो दोनों शब्दों का, दोनों अक्षरों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। यानी जब हम 2 भागों में उसका योग करेंगे, उसको विभाजित करेंगे, तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, तो वे शब्द क्या कराते हैं? रूढ़ शब्द कराते हैं। यानी यह सही होगा, रूढ़ शब्द। ठीक है, इसकी परिभाषा यही होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आप लोग देख सकते हैं, सीरियल नंबर 37 दिया है। निम्नलिखित में कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म होता है, कर्म के साथ होता है सकर्मक क्रिया है। यानी यहाँ ध्यान रखेंगे, जो क्रिया होती है वो कर्ता कर्म क्रिया सब होते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म रहित होता है। क्या होता है? कर्म रहित। अकर्मक क्रिया कर्म रहित होता है। तो इसमें क्या पूछा है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कौन सा इसका सही उत्तर होगा, तो सी होगा, लड़का सोता है। यानी लड़का सोता है, लड़का क्या है? लड़का करता है, सोना इसका क्रिया है, तो इसमें कर्म नहीं है। सिपाही चोर को पकड़ता है, पकड़ना है उसका कार्य है, सिपाही करता है, और चोर जो है कर्म है, यानी ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार से बी भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और अनुनासिक स्वर का सही मिलान करना है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस जो है प्रश्न को, पेपर को देख सकते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे हमें हल करना है। ठीक है, तो इसकी सही जो है आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर यानी आप लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग जो है कि सीरियल नंबर 38 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? 38 हम लोग सीरियल नंबर कर रहे हैं। तो क्या ह्रस्व स्वर में ई होगा? कैसे होगा? ह्रस्व स्वर क्या होता है? अ, ई, उ, यानी छोटा ऊ जो होता है, यह क्या होता है? यह ह्रस्व स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर ऊ होगा। क्या होगा? दीर्घ स्वर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दीर्घ स्वर ऊ होता है, यानी अ, ई को छोड़कर बाकी जितने स्वर होते हैं
वह दीर्घ स्वर में होते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर यहाँ जो सही होगा वह अ होगा। अनुनासिक कौन सा होगा? तीसरा होगा अंग। यानी ध्यान रखेंगे संयुक्त स्वर, हम लोग संयुक्त स्वर को पढ़ लेते हैं। आप लोगों को विस्तार से विकल्प के अनुसार और उसके अलावा चीजें विस्तार से बताते चलने, इसे ध्यान रखेंगे, नोट भी कर लेंगे। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं तो यह आप लोगों को हम बता देते हैं। ए होते हैं अ, ओ और औ, ये चार जो स्वर हैं यह संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे ए जो है यह अ और ई से मिलकर ए बनता है, और ए जो है वह आप लोग ध्यान रखेंगे किससे मिलकर बनता है, उसे हम आप लोगों को बता देते हैं। अ और ए से मिलके ए बनता है। क्या? अ और ए से मिलके ए बनता है। ओ कैसे बनता है? अ और ऊ से मिलकर आपका ओ बनता है, और अ और ओ से मिलकर आपका क्या बनता है? अ बनता है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यह चार जो आपको प्रकार बताए हैं कैसे संयुक्त स्वर किस स्वरों के मेल से बनते हैं और कौन-कौन से प्रमुख चार संयुक्त स्वर हैं, उसे भी आप लोग ध्यान। तो आपके परीक्षा में क्या पूछा है? अ पूछा है, तो अ यहाँ संयुक्त स्वर होगा। और अनुनासिक क्या होता है? अंग। अंग जिसके यहाँ बिंदी लगी होती है, यहाँ आपका चंद्रकांता बिंदी दिया हुआ, यानी अनुनासिक स्वर होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोगों का जो यहाँ दिया हुआ है इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, यानी यह जो है बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया निम्नलिखित में शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द यानी आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ज्येष्ठ, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? ज्येष्ठ जो है यह शुद्ध शब्द है। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है अशुद्ध शब्द छांटिए। इसका सही उत्तर देख लेते हैं, एनटीए द्वारा जो सही उत्तर इसका दिया गया है उसका क्या सही उत्तर दिया वह आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा शुद्ध शब्द में। पुष्या यानी पूज्यास्पद, यानी पूज्यास्पद जो होता है यह अशुद्ध शब्द है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 दिया है, सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें दिया है तुलसी बिहारी चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के कवि हैं। तो आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे। आप लोग पहले से चीज़ों को पढ़े हैं, इनके बारे में जानते हैं, प्रमुख कवि किस काल से बिलोंग करते हैं, किस काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुलसीदास, यानी तुलसीदास भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन? तुलसीदास जो है वह किस काल के कवि माने जाते हैं? तुलसीदास भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। बिहारी किस कवि काल के कवि माने जाते हैं? बिहारी रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। चंद बरदाई आदि काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए का चौथा, बी का तीसरा हो जाएगा आपका, और सी का जो है यहाँ पर आप ध्यान रखें दूसरा, और डी का पहला। तो यहाँ दो विकल्प सेम दिया हुआ है, कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखें कि विकल्प आप निशान लगा दें तो वह सही हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देख लेंगे कि अभिकथन और निष्कर्ष से फिर प्रश्न आ गए। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं अभिकथन और निष्कर्ष से। तो अभिकथन और निष्कर्ष के जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, उसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आप पेपर को हल कर पाएंगे, उसका सही उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि यह थोड़ा सा घुमावदार होता है, सीधे नहीं पूछा जाता है। चीजों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। इसमें दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं। हाँ सही है, जो पृथ्वीराज रासो है जिनका प्रमुख रचना है चंद बरदाई, किसकी है? पृथ्वीराज रासो की यह महाकाव्य है। यह आदिकाल से संबंधित है। कौन? चंद बरदाई। तो ये भी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि यह प्रश्न ए, इसका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, सीरियल नंबर 43 दिया है, जिसमें पूछा क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हम आप लोगों को बता देते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यहाँ पर जैसा देख सकते हैं विकल्प में दिया है सी, तो यह होगा स्टुआर्ट द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में, आप लोग ध्यान रखेंगे किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में इन्होंने यह लिखा था। क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पूछा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो यह सी, यानी स्टुआर्ट द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी गारसा द तासी द्वारा लिखा गया था। वह 1839 ईस्वी में
प्रथम भाग लिखा गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ दूसरा कौन लिखा गया था? शिव सिंह सरोज का, यानी शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सिंगर द्वारा शिव सिंह सरोज जो लिखा गया था वह 1883 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रियर्सन के द्वारा जो लिखी गई थी पुस्तक, यानी इतिहास ग्रंथ लिखी गई थी, वह 1888 ईस्वी में लिखी गई थी। कब? 1888 ईस्वी में लिखी थी। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। कब? 1929 ईस्वी में यह लिखते हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, इसमें पूछा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो यह है इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी। उसके बाद जो इसका क्रम है, क्या कौन सा लिखा गया, उसके बाद शिव सिंह सिंगर द्वारा शिव सिंह सरोज, उसके बाद ग्रियर्सन द्वारा यहाँ लिखा गया, फिर उसके बाद आचार्य शुक्ल लिखते हैं 1929। तो इस सबको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आप लोगों का, टीचिंग से दिया है कि अपनी भाषा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप निम्न में से क्या प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बीएड यानी आप भावी शिक्षक के प्रवेश परीक्षा का जब परीक्षा देंगे प्रवेश करने के लिए, यानी उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो आपको इन चीज़ों पर जो है जो प्रश्न है ऐसे दिया होता है, इन चीज़ों पर आपको पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा कि कैसे अपनी भाषा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या-क्या आप प्रयास करेंगे। विकल्प दिया है, कठोर दंड देंगे, मृदुल व्यवहार करेंगे, पढ़ाने की विधि में परिवर्तन करेंगे, या प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे। तो सीरियल नंबर 44 का हम लोग देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, पढ़ाने की विधि में परिवर्तन करेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोगों को टीचिंग भी जो है बाकायदा उसकी क्लास में आप प्रकार से चीज़ ही जाएंगे कि कैसे एक शिक्षक का एक विद्यार्थी के प्रति क्या क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है? उन सभी चीज़ों को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इससे आप लोगों को आभास होगा, पूछे, ठीक है? अगला हम लोग देखेंगे, इसमें दिया है फिर से अभिकथन आपका आ गया और कारण दिया है, जिसमें पूछा है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं, यानी यह सत्य है, सुमित्रानंदन पंत जो है वह किसके कवि हैं, तो वह छायावाद के कवि है। पल्लव यहाँ दिया है, पंत पल्लव की रचना निराला ने की थी, तो यह गलत है। पंत और पल्लव की रचना कौन किए थे? सुमित्रानंदन पंत ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यानी सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि है, लेकिन पल्लव और पंत की रचना निराला नहीं, कौन किया था? अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, इसमें क्या दिया है कि कुछ विद्यार्थी, आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ विद्यार्थी आपसे पढ़ने के इच्छुक नहीं है, आपका प्रयास क्या होगा, या आपका क्या प्रयास होगा कि किस प्रकार से आप उस विद्यार्थी को अपनी ओर अग्रसर करेंगे जो आप विद्यार्थी आपसे पढ़ने के इच्छुक नहीं है। विकल्प दिया है, बालकों की अभिरुचि के कारणों का पता लगाएंगे, बी दिया अच्छे वस्त्र पहनकर जाएंगे, सी बालकों से जबरदस्ती करेंगे, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी सीरियल नंबर 46 का जो सही उत्तर होगा ए होगा, यानी बालकों की अरुचि, यानी क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं उसके कारण का हम पता लगाएंगे, फिर उसके बाद अगला प्रयास करें। तो यह विकल्प ए सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया है? शिक्षक का निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा। विकल्प, बालकों को केवल विषय का ज्ञान कराना, बी बालकों को खेल की क्रिया के द्वारा पढ़ाएंगे, सी दिया है बालकों में सर्वांगीण विकास पर ध्यान देंगे, और डी दिया है बालकों को अतिरिक्त कक्षाएं देंगे। तो सीरियल नंबर 47 जो दिया है उसका जो सही उत्तर होगा, यानी बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान। एक जो शिक्षण होता है, शिक्षण का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी का सर्वांगीण यानी सभी प्रकार से उसका विकास हो, उसका खेल के प्रति, विषय के प्रति, पढ़ाई के प्रति, हर एक जो जो उसका विकास होता है सर्वांगीण, यानी सभी प्रकार के विकास पर वह ध्यान, और तो शिक्षक जो है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपकी नियुक्ति आपके अभिरुचि पसंद के अनुसार नहीं हो पाई, विद्यार्थियों और आपके सहकर्मियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? कैसा होगा? कठोर होगा, सामान्य होगा, मृदुल होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, यानी सामान्य होगा। क्या होगा? आपकी नियुक्ति की अभिरुचि पसंद के अनुसार नहीं हो पाई, तो विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा?
सामान्य होना चाहिए, यानी सामान्य होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है? आपके प्रधानाध्यापक बहुत कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपके प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, आपका प्रयास क्या होगा? ये महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों का यह जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, इसकी क्लास भी आप लोगों को कराई जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि कैसे एक शिक्षक का बच्चों के प्रति, शिक्षक का प्रधानाध्यापक के प्रति, विद्यालय के प्रति कैसा स्वभाव होना चाहिए, उसके बारे में दिया है। नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे, प्रधानाध्यापक की शिकायत उच्च अधिकारी से करेंगे, या अपनी कार्यशैली और व्यवहार से प्रधानाध्यापक के अपने प्रति दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। यानी जैसा कि देख सकते हैं, अपने कार्यशैली और व्यवहार से प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल के प्रति अपने दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। और इस क्लास का इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। क्या दिया है? सीरियल नंबर 50, जिसमें आपका हिंदी का जो पार्ट बी में 75 प्रश्न में जो हिंदी के 25 प्रश्न हैं वह कंप्लीट हो जाएंगे। दिया है कि खेल विधि छात्रों में से क्या विकसित करता है। यानी खेल विधि जो है छात्रों में तीनों विकसित करता है। यानी ध्यान रखेंगे, संज्ञानात्मक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास, यह तीनों प्रकार के विकास को विकसित करता है। कौन? खेल विधि छात्रों में। तो आज की क्लास में इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में बीएचयू बीएड लैंग्वेज के जो पार्ट बी में जो 75 क्वेश्चन में जो 25 प्रश्न हिंदी के आते हैं, उसे हमने आप लोगों को हल कराया। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वह प्रश्न समझ में आए होंगे। आप लोगों को जो है उस प्रश्न को देखकर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे 2022 में। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। के लिए नमस्कार।